हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम अपना कॉमर्स का एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। ठीक है, सोचने वाली गल है बात है कि टैक्स होता क्या है, ये देख लो। अब इस टैक्स के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है। तो देखो, ये अपनी कंट्री है इंडिया, ठीक है। ये क्या है? इंडिया। और ये कोई पर्सन है ए। जैसे सपोज करो आप हो, ठीक है। तो आप घर से जाते हो, घर से बाहर निकलते हो तो अपने आसपास जा करके देखते हो कि सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, सड़कें सरकार ने बनवा रखी हैं, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेजेस हैं, और भी कई सरकारी विभाग हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे चीजें क्या है, मतलब सर्विसेज आपको, फैसिलिटीज सस्ते में प्रोवाइड होती है, ये तो आपको पता ही है। तो पर वो सस्ते में कैसे प्रोवाइड होती है, ये सोचने वाली बात है। जैसे अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हो तो वहां पे आपका खर्चा कम आता है एज कंपेयर टू एनी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सोचने वाली बात है, क्या वहां के जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, उनको सैलरी नहीं मिलती होगी? उनको सैलरी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है फिर? तो उनको सैलरी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। अब पॉइंट ये उठा कि गवर्नमेंट के पास पैसे आए कहाँ से जो उन लोगों की सैलरी दे रहे हैं? सरकारी कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी कैसे दे रहे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, और जो भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज की सैलरी कहाँ से दी जा रही है, सड़कें कैसे बनवा देती है सरकार। तो अब ये सोचो कि भाई पैसा गवर्नमेंट के पास आता कहाँ से है। एक तो आपके मन में ये आया होगा कि सरकार करेंसी प्रिंट करती है, ठीक है। इसके अलावा एक सोर्स और होता है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो देश में रहने वाले जो वो तबका जो कि पैसे कमाता है देश में भारत के रिसोर्सेज को यूज करके, उससे उनकी कमाई का कुछ पोर्शन सरकार ले लेती है, ठीक है। जैसे तो ये पर्सन है, सपोज करो इसने कुछ कमाया, ये कहीं पे ना जॉब करता है, जॉब पे से इसने सपोज करो 5 लाख रुपए कमाए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सपोज करो सरकार, तो सरकार इससे क्या करती है, मान लो कि कहती है इससे ना 5,000 रुपीज क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। इसी तरीके से जैसे ए है, इसी तरीके से और भी बहुत बहुत सारे बंदे हैं अपने इंडिया में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सभी पर्सन से क्या करती है, कुछ अमाउंट कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके पास करने से गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। उस पैसे को अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक वेलफेयर में यूज करेगी, ठीक है। तो इसी छोटे छोटे पोर्शन की कलेक्शन को तो अब क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ऐसे थोड़ा पोर्शन हर बहुत सारे पर्सन से क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, और फिर उस पैसे को क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर में यूज करते हैं, ठीक है, सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, ठीक है। तो अब जो वो पोर्शन कलेक्ट किया ना, उसी को क्या नाम रख दिया गया है, टैक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब हम ये पता चल गया कि टैक्स का बेसिक मतलब होता क्या है। टैक्स हम कह सकते हैं कि एक कंपलसरी पेमेंट होती है, कंपलसरी पेमेंट होती है मेड बाय, जो कि क्या करते हैं, पर्सन देते हैं, किसको, मेड बाय पर्सन टू द गवर्नमेंट, which is used by government, which is used by the government for the public welfare। तो सरकार फिर क्या करती है, उस पैसे को कलेक्ट करके और पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर लेती है, जिससे कि हमारे देश में जो रहते हैं देशवासियों को कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो आई थिंक टैक्स का बेसिक मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा, कुछ इमेज क्रिएट हुई होगी कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं या फिर
देश में रहने वाले लोगों से बेसिकली क्या करती है, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करवाती है, मतलब उनसे एक पेमेंट लेती है। वो पेमेंट क्या होती है, कंपलसरी होती है। द पॉइंट इज दिस, कंपलसरी। ये नहीं है कि आपका मन हो तो दो, नहीं। गवर्नमेंट कहेगी कि अगर कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हमें इतना % पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज ए कंपलसरी पेमेंट, जो कि कौन करता, मेड बाय पर्सन। पर्सन, ध्यान रखना, पर्सन, अभी मैं इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया, पर्सन टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि क्या टैक्स कब से अभी लगना शुरू हुआ है या फिर पहले से लग रहा है, आया होगा क्वेश्चन दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। जैसे आप लोगों ने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी लगान, जिसमें क्या होता है, क्रिकेट का मैच होता है, किस लिए, ताकि गांव वालों का क्या हो जाए, किसानों की जो लगान माफी हो जाए, ठीक है। तो वो लगान क्या था, टैक्स था, ठीक है। उसी को क्या हो, लगान टैक्स एक ही चीज है, ठीक है। तो वहां पे सॉरी, तो लगान क्या है, मतलब टैक्स क्या है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अब क्या है, टैक्स को आगे ना फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। एक का नाम रखा गया है डायरेक्ट टैक्स, एक का नाम रखा गया है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी लिख देता हूं मैं, टैक्स जो है, एक का नाम रखा क्या, डायरेक्ट टैक्स, और एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन ये उठा होगा कि सर ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो देखो, अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पर्सन पर टैक्स लगा है वो ही पर्सन टैक्स की पेमेंट करेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे इस पर्सन ए ने 5 लाख रुपए कमाए थे और इस पे 5,000 रुपए का टैक्स लगा था, तो ये टैक्स की पेमेंट है गवर्नमेंट किससे वसूल करेगी, ए से ही वसूल करेगी। गवर्नमेंट किससे लेगी, ए से, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अब ये नहीं है कि सपोज करो इसका कोई दोस्त है बी, और ये बी को कहे कि तू मेरे नाम से टैक्स की पेमेंट कर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है जिसपे लेवी हुआ। लेवी का मतलब होता है लगना, जिसपे लेवी हुआ है उसी को क्या करनी पड़ेगी, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट टैक्स का बेसिक मीनिंग क्या है, कि जिसपे टैक्स लगा है वो ही टैक्स की पेमेंट करेगा। और हम कह सकते हैं कि वो टैक्स जिसका बर्डन एक पर्सन दूसरे पर्सन पर क्या नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। अब हम जो सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या होगा, इसमें इसका रिवर्स होगा, ठीक है। जैसे होता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया, जिसपे लगा वही पेमेंट करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, भाई टैक्स लेवी किसी एक पर्सन पे हुआ है पर उसकी पेमेंट अल्टीमेटली कौन करेगा, दूसरा पर्सन, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आपने आज तक कभी टैक्स भरा है, तो आप सोचोगे कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम लोग तो अभी कुछ कमाते ही नहीं, तो हम लोगों ने तो टैक्स दिया नहीं सर। नो सर, आपका जवाब यही होगा। पर जी नहीं, जैसे तो पर आप लोगों ने आज तक बहुत सारा टैक्स दे दिया है और आपको क्या पता भी ना चला हो। हालांकि आप कॉमर्स के इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ऐसे तो पता चल गया होगा कि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है, ये कितने का लेके आया, जैसे मैं 25 रुपए, और इस पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ MRP, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या है, कि जो भी टैक्स है वो इसमें शामिल है, उसकी पेमेंट किसने की है, मैंने, कस्टमर ने। इसको जैसे डिटेल में थोड़ा एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स को। कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई सामान की कॉस्ट उसकी आई 50 रुपए की, और उसने अपना सेलिंग प्राइस सेट कर दिया 60 रुपए। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप हमारे इंडिया में रिसोर्सेज को यूज करके पैसा कमा रहे हो तो हमको टैक्स दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज करो इस 60 रुपए पे सेलिंग प्राइस सेट हुआ था इसका ये, तो इस पे क्या कर देती है, टैक्स लेवी कर देती है, सपोज करो 10%। तो 60 का 10% मतलब 6 रुपीज,
तो 66 में अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 66। अब क्या करेगा होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीद लेगा ये सामान पेन को या इस सामान को, तो इसको कॉस्ट कितनी आई 66। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो 6 रुपए की टैक्स की पेमेंट थी ये किसने कर दी है होलसेलर ने। लगाया किस पे गया था मैन्युफैक्चरर पे, पर इसने बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया होलसेलर पे। ऐसे ही होलसेलर किस पे शिफ्ट कर देता है रिटेलर पे, और रिटेलर आगे किस पे कर देता है कस्टमर पे। तो अल्टीमेटली पेमेंट किसने की टैक्स की कस्टमर ने, लगा किस पे था मैन्युफैक्चरर पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या, टैक्स किसी पर्सन पे लेवी हुआ है, पेमेंट और कोई कर रहा है, तो बर्डन क्या कर दिया गया शिफ्ट कर दिया गया। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है तो आप क्या बताओगे, वो टैक्स जिसका बर्डन एक पर्सन शिफ्ट नहीं कर सकता तो डायरेक्ट टैक्स, अगर कर सकता है तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब डायरेक्ट टैक्स में हमें क्या है 3 टैक्स होते हैं जैसे जिसमें पहला है आपका इनकम टैक्स, एक है आपका गिफ्ट टैक्स, एक है आपका वेल्थ टैक्स। पर कुछ समय पहले क्या कर दिया गया, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया। समझ रहे हो, अब ये टैक्स नहीं लगता, अब सिर्फ कौन सा लगता है इनकम टैक्स, जिसकी कि हम स्टडी करेंगे डिटेल में। दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यहां पर 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। आपने वैट का नाम सुना होगा वैल्यू एडेड टैक्स, आपने सीएसटी का नाम सुना होगा सेंट्रल सेल्स टैक्स, आपने सुना होगा सर्विस टैक्स। तो इसी तरीके से क्या होते थे 17 टैक्सेस की एक लिस्ट होती थी कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टैक्स लगते थे। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे 17। पर 2017 में गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है जीएसटी। आपने सुना भी होगा जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज है यहाँ पर ध्यान रखना, सर्विस नहीं सर्विसेज, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आई थिंक आपको यहां तक भी आएगा वो समझ में कि डायरेक्ट टैक्स में 3 थे, इनकम, गिफ्ट और वेल्थ। गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया, अब सिर्फ है इनकम टैक्स। और ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में पहले कितने होते थे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, अब उनको हटा करके एक टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका नाम है क्या जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी की हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी हम बेसिकली डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हमने टॉपिक जो शुरू किया डायरेक्ट टैक्स का किया, ठीक है। तो हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक बार इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, अगर आपको नोट करना हो तो चाहो तो कर सकते हो। तो अब तक हम लोगों ने जो देखा वो आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा टैक्स क्या होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय ए पर्सन टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि टैक्स के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उनके मीनिंग देखे कि जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाए वो इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन अगर शिफ्ट ना हो तो डायरेक्ट टैक्स। फिर डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों को पढ़ना है इनकम टैक्स, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है जीएसटी आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि क्या होता है। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स है या फिर हमारा ये देखो कि अपना जो देश है, जो भारत है, भारत में जो कुछ भी हो रहा है ना वो एक किताब में लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सारी जो भी भारत में कुछ हो रहा है उसकी जानकारी कहाँ लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 265 है, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 265,
का कहना क्या है इस आर्टिकल का? वो आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी पर्सन पर जब तक ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही कलेक्ट हो सकता है, जब तक कि उससे रिलेटेड कोई लॉ ना बना हो, या फिर वी कैन से कि जब तक आपको लॉ से अथॉरिटी नहीं मिलती तब तक आप ना तो टैक्स लगा सकते हो एंड कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड, नो टैक्स shall be levied and collected without the authority of law। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है टैक्स को गवर्नमेंट तब तक कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक उससे रिलेटेड कोई एक्ट ना बना हो। ठीक है, और हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 245। ये क्या कहता है कि हमारा जो देश है इंडिया, इंडिया में जो कानून होता है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, इसके बारे में कहाँ बताया गया? आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 245 में क्या कहता है कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार दो अथॉरिटी हैं। पहला तो है पार्लियामेंट, पहली जो अथॉरिटी है वो किसको मिली हुई है? पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट को। दूसरा एसएलए, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। तो सेंट्रल लेवल पे कभी भी अगर कोई कानून बनता है तो वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ये फैक्चुअल बातें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। एक और आर्टिकल का हम लोग डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? अब आर्टिकल 246 में क्या किया, क्या बताया गया इसमें ना, टॉपिक बताए गए हैं कि भाई किस टॉपिक पर तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और किस पर एसएलए लॉ बनाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 246 है, इसमें क्या है, एक शेड्यूल 7 गिवन है। शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दे रखी है। लिस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, सूची जो होती है। तो लिस्ट 1 है, जैसे लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है। पहली लिस्ट का नाम रखा गया है सेंट्रल लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट। तो इस लिस्ट में जो भी टॉपिक है उन पे कानून बनाने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की लिस्ट है। स्टेट लिस्ट है दूसरी, स्टेट लिस्ट जैसे कि अब आपको पता चल ही गया होगा, स्टेट लिस्ट में कानून बनाने के लिए पावर किसको मिली होगी? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को। अब जो तीसरी लिस्ट है इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है। यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और एसएलए भी लॉ बना सकती है, किसमें? जो जो टॉपिक कंकरेंट लिस्ट में है उन पर। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 आर्टिकल आपको हो गए होंगे, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246। चलो हम थोड़ा अब एक बार मैं इनको रब कर देता हूँ। तो आया होगा समझ में, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट एसएलए, कंकरेंट लिस्ट में दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है उसमें एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 जो है उस पे लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 82 उस पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स। तो अब समझ गए होंगे कि लिस्ट 1 का पार्ट है तो पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था और इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये। तो हम कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स है या फिर हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं, एक्ट नहीं बनाते हैं, लॉ नहीं बनाता, कौन बनाता है? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कुछ अमेंड करती है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, आपको पता है हम किसकी स्टडी करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, इनकम टैक्स के बारे में अच्छे से हम स्टडी करेंगे।
देखेंगे कि किस में क्या है और कैसे क्या होता है। जैसे नाम से तो आपको पता चल ही रहा होगा, इनकम टैक्स होता क्या है कि पर्सन इनकम कमाएगा, उस पे गवर्नमेंट उससे कुछ टैक्स लेगी, इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहां तक आप समझ रहे होगे इनकम टैक्स का मतलब आ गया, और थोड़ा सा समझ में कि इनकम पे टैक्स लगेगा। अब देखो, इसमें हम समझने के लिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि भाई किसको तो टैक्स देना है, किसको टैक्स नहीं देना। जैसे हम कहेंगे कि हम तो स्टूडेंट है, या फिर हम कहेंगे कि जी हम तो कहीं जॉब नहीं करते, क्या हमें टैक्स देना है। तो इस तरीके के अगर आपके मन में जो सवाल है, अगर जैसे कि सोचो कि कोई कहे कि भाई कोई अमेरिका का बंदा यहाँ आया है, तो क्या उसे टैक्स देना है। या फिर इसी तरीके से जो भी आपके पर्सन मन में उठ रहे हैं कि भाई किसको टैक्स देना है, किसको नहीं देना, तो इन सब के जवाब कहाँ पे लिखे गए हैं, इसके लिए एक अलग से बुक बनाई गई है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या है, एक बुक है। जैसे हम लोग पहले छोटे थे तो हम लोग क्या, जैसे स्टोरी याद करते थे। ठीक है, तो जैसे स्टोरी थी, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी थी। हमको पता है कि दोनों में रेस हुई, आगे चल करके खरगोश सो गया और कछुआ धीरे धीरे पहुंच के अपने रेस जीत गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो हम लोगों को मुंह जुबानी याद हो गई। पर अगर कोई आपको कहे कि 1000 पन्नों की एक लंबी कहानी है, तो क्या आप उसको ऐसे मुंह जुबानी याद कर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया गया, उस कहानी को एक थोड़े छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है, एक बुक की तरह, एक कहानी की बुक की तरह, जिसको कि छोटे पार्ट में बांट दिया गया ताकि समझ में आ जाए। इसको बांट दिया गया चैप्टर्स में। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट को किस में बांट दिया गया, चैप्टर्स में। जैसे अब हमारी बुक बटी होती है चैप्टर्स में, चैप्टर्स के बाद इसको बांट दिया गया आगे फर्दर सेक्शन में, पार्ट का भी सब पार्ट कर दिया गया, सॉरी। तो उसको चैप्टर्स में बांट दिया गया और फर्दर पार्ट कर दिया गया, उसको बोलते हैं हम सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सारे रूल्स वगैरह जो है, मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो इस एक्ट में है। और हम उसको बांट दिया गया चैप्टर्स में, फिर आगे है सेक्शन। तो हम धीरे धीरे इनकी स्टडी करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 1 से, स्टार्टिंग से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 क्या है। अब जैसे कोई भी एक्ट होता है ना, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट है। तो हर जो एक्ट होता है उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो क्या बताता है, वो उस एक्ट के टाइटल और उसकी शुरुआत से रिलेटेड होता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट कि शुरू कब से हो रहा है। तो हर एक्ट के पहला सेक्शन बेसिकली उसके शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इसका भी जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, बेसिक सी 3 बातें आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगी। पहली बात क्या लिखी गई है कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इसका नाम बताया गया है एक्ट का। क्या नाम है, उसने कहा कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊं, इससे पहले मैं आपको 1-2 छोटी छोटी बातें बता देता हूं इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि पर्सन ए ने कुछ पैसे कमाए थे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है, आपको ये भी पता है। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही महीना पूरा हुआ, सॉरी, जैसे ही महीना पूरा हुआ तो क्या गवर्नमेंट उसके पास टैक्स लेने के लिए पहुंच गई होगी, या फिर बंदा दिन भर काम करके आया, शाम को गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, क्या उनके पास टैक्स लेने के लिए पहुंच गए होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अब बंदा तो ऐसे तो टैक्स देगा ही नहीं, कहेगा दिन भर काम करो, रात में टैक्स की कैलकुलेशन करने बैठ जाओ। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक काम करो, आप पूरे साल पैसा कमाओ, उस पैसे पर अगले साल टैक्स पे कर देना। ठीक है, अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट है बेसिकली, तो हमें पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। जैसे अभी 2020 चला हुआ है और एंड
कब होता है? 31 मार्च, ठीक है, 2021 पे हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो गवर्नमेंट कहेगी कि इस पूरे साल में आप पैसा कमाओ और इसका टैक्स कब देना? अगले साल, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31/3/2022, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ होगा, तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ये कब आया? 61 में आया। तो इसी तरीके से जो 60 से लेकर के 61 तक जो पर्सन ने पैसे कमाए होंगे, आई मीन 1961 में आया था, तो उस टाइम पे ईयर कौन सा चल रहा था? फाइनेंशियल ईयर 1960 1961 टू 31 मार्च 1962। इस दौरान जो पैसा कमाया होगा उस पर टैक्स कब लगा होगा? नेक्स्ट ईयर, एज पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऊपर इसी तरह। तो 1/4/1962 जैसे से लेकर के 31/3/63, तो समझ रहे हो। तो इस पे टैक्स कब से लगना शुरू हुआ? बेसिकली हम कह सकते हैं कि 1962 की शुरुआत में, मतलब एप्लीकेबल कब से हुआ? 1962 से, ठीक है। तो सेकंड बार पॉइंट जो है इसमें यही लिखा हुआ है कि जो ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ वो कब से एप्लीकेबल हुआ? नेक्स्ट ईयर से, एप्लीकेबल फ्रॉम 1962, फाइन। और इसके बाद लिखा हुआ है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, इंक्लूडिंग J&K, ठीक है। तो इसमें आ रहा हो समझ में लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो एक्ट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, एक क्या है हमारे वो पूरे भारत में एप्लीकेबल है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। हालांकि अब तो 370 हट गया तो हर कानून वहां पर भी लगना शुरू हो गया, पर ये एक्ट पहले से भी जम्मू कश्मीर पर लगता था, ठीक है। तो आई होप सेक्शन 1 में आपको आया होगा समझ में कि क्या बताया गया। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका नाम बताया। फिर उसके बाद शुरू कब से हुआ? एप्लीकेबल फ्रॉम 1962। तीसरी बात कब बोला, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा मुश्किल वाली बात है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आगे का अगला सेक्शन हम अपने अगली वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।